नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। तो हम 1919 के अधिनियम की बात कर रहे थे। तो इससे पहले हमने 1919 के इसके पहले पार्ट में हमने 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि के बारे में बात की थी। भाई 1919 का जो अधिनियम था उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था मोंटेग्यू की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसने जुलाई में, वह उसका आधार था। तो हमने कल पढ़ा था कि 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू ने घोषणा की थी कि हम भारत में उत्तरदायी शासन की क्रमिक रूप से व्यवस्था करेंगे। और उसको लेकर वह नवंबर 1917 में भारत आया और यहाँ पर आकर उसने यहाँ के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड से बातचीत की। उसके बाद में उसने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से मिला, उनसे बातचीत की, यहाँ के राजनेताओं से मिला, उनसे बातचीत की। और उसके बाद में उसने जुलाई 1918 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और वही रिपोर्ट आगे चलकर 1919 के अधिनियम का आधार बनी। और इस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1919 के अधिनियम के तात्कालिक कारण और उसकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो अपन पहले बात करते हैं 1919 के अधिनियम का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका तात्कालिक कारण था इसके दो तात्कालिक कारण थे। पहला था 1916 का होम रूल आंदोलन और दूसरा तात्कालिक कारण था मेसोपोटामिया की इस रिपोर्ट ने भारत में अकुशल शासन का आरोप लगाया और 1916 का जो होम रूल आंदोलन था इसका नेतृत्व श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इन दोनों के कारण ही वो 1919 के अधिनियम को पारित करना पड़ा। तो 1919 का अधिनियम की जो पृष्ठभूमि थी वह हमने कल उसके बारे में चर्चा कर ली। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले इसकी 20 अगस्त 1917 की जो मोंटेग्यू की जो घोषणा है उसको उसका मैंने अगला वीडियो बना रखा है, तो उसको देखिए पहले और उसके बाद में फिर इस वीडियो को देखना, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आज हमने इस वीडियो में इसके एक तो तात्कालिक कारण और दूसरा इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो इसके तात्कालिक कारण तो हो गया 1916 का होम रूल आंदोलन और मेसोपोटामिया की रिपोर्ट। मेसोपोटामिया की रिपोर्ट के आधार पर इसमें भारत में अकुशल शासन का आरोप लगाया गया था। तो यहाँ पर उसी का निराकरण करने के लिए भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया था। तो अगर अब हम बात करते हैं इस अधिनियम की विशेषताओं की। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं रही हैं। सबसे पहले जो इसकी विशेषता रही है वो है 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। तो केंद्र व पहली जो विशेषता है केंद्र व राज्यों में शक्तियों विभाजन, ठीक है। तो इनमें केंद्र के विषय, केंद्र के क्या क्या विषय थे, केंद्र के पास कौन कौन से विषय रहे। जिसमें थे चिकित्सा, टंकन, आयात, निर्यात,
दक्षा, विदेशी मामले आदि। चिकित्सा इसका नहीं था, चिकित्सा प्रांत का था। राज्य या प्रांत एक ही बात है। प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषयों के अंतर्गत किन किन को रखा गया था? शांति और व्यवस्था, शांति और व्यवस्था, स्थानीय शासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासन। ठीक है। तो पहले इसकी जो विशेषता थी वो केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। केंद्र के पास जो विषय थे उनमें टंकनता, आयात निर्याता, रक्षाता, विदेशी मामले आदि, और प्रांतीय जो विषय हैं उसके अंतर्गत शांति व्यवस्था, स्थानीय शासन, शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन आदि, ये सब किस में रखे गए? ये प्रांतीय विषयों में रखे गए। प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांटा गया है। प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांटा गया था। स्थानांतरित विषय और आरक्षित। प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय। स्थानांतरित विषयों के अंतर्गत स्थानीय शासन, शिक्षा, अस्पताल, इसके अंतर्गत क्या क्या थे? स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग तथा कृषि। उद्योग, ये स्थानांतरित विषयों के अंतर्गत थे। स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, शिक्षा, उद्योग और कृषि। आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी,
आरक्षित विषय में जितने भी विषय थे वो सब किसके पास रहे? गवर्नर की कार्यकारिणी के सदस्यों के पास रहे। ठीक है, अगली विशेषता की बात करते हैं। दूसरी विशेषता हो जाएगी इसकी आंशिक उत्तरदायी आंशिक उत्तरदायी शासन व प्रांतों में वैध शासन। आंशिक उत्तरदायी शासन व प्रांतों में द्वैध शासन, इस अधिनियम के माध्यम से आंशिक उत्तरदायी शासन तथा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। यानी कि आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन यानी कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का तो कम, यानी कि उन शासन में उनका कम अधिकार, यानी उनके पास कम शक्तियाँ। आंशिक उत्तरदायी शासन का मतलब यही होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनको तो कम अधिकार दिए गए और प्रांतों में द्वैध शासन को भी लागू किया गया इसी अधिनियम के माध्यम से। तो प्रांतों में द्वैध शासन का मतलब होता है कि एक तो अंग्रेजी सरकार, दूसरी भारतीय सरकार, दोनों मिलकर प्रांत के शासन को चलाएंगे। तो ये है द्वैध शासन। ठीक है, अगली विशेषता थी केंद्र में। तीसरी विशेषता की बात करते हैं अपन। केंद्र में पहली बार सदनात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। यानी कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। अब द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था के दो सदन थे। पहला था निम्न सदन, निम्न सदन, और दूसरा था उच्च सदन। निम्न सदन में राज्य परिषद, निम्न सदन का दूसरा नाम था राज्य परिषद, और उच्च सदन का केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, इसके सदस्य संख्या कितनी थी? सदस्य 60। इसमें सदस्य संख्या 150। इसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। और इसका कार्यकाल इसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। यानी कि 1919 के अधिनियम के माध्यम से ही केंद्र में पहली बार द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था को लागू किया गया। और पहला सदन था निम्न सदन, दूसरा सदन था उच्च सदन। निम्न सदन को राज्य परिषद भी कहा जाता है। इसमें सदस्यों की संख्या 60 थी और कार्यकाल इनका 5 वर्ष का था।
दूसरा सदन इसका उच्च सदन था, जिसको केंद्रीय विधानसभा भी कहा जाता है, और इसकी सदस्य संख्या 150 थी और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। अगली विशेषता की बात करते हैं। अगली जो विशेषता है उसमें द्वि शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक जो शासन व्यवस्था थी उसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। ठीक है, और इसमें जो मतदाता की संख्या थी वो पहले 3% थी, जिसको बढ़ाकर 3% से बढ़ाकर 10% किया गया। चुनाव का जो आधार था, यानी कि मतदान का जो आधार था, वो संपत्ति था। संपत्ति के आधार पर मत देने का प्रावधान था। यहाँ पर स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं था। यहाँ पर भी 1919 के अधिनियम में भी स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। यानी कि स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं। ठीक है, अगली विशेषता की बात करते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा पंजाब में सिखों को पृथक मताधिकार का अधिकार दिया गया। यानी कि अगली विशेषता है, पंजाब में सिखों को पृथक मताधिकार दिया गया। अगली विशेषता वायसराय की परिषद से संबंधित है। वायसराय की परिषद में वायसराय की 8 में से 3 भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया गया। यानी कि 8 में से 3 भारतीय सदस्यों को वायसराय की जो परिषद थी उसमें नियुक्त किया गया। बाद में ये संख्या 8 से बढ़ाकर
परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो 8 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 12 कर दी गई। और इसका कार्यकाल 7 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया। यानी कि जो वायसराय की परिषद थी उसमें उसका जो कार्यकाल था वो कितना था? 7 वर्ष का था, जिसको घटाकर कितना कर दिया? अब 5 वर्ष कर दिया। और उसके सदस्यों की संख्या 8 थी, 8 में से 3 भारतीय थे और इसको बाद में बढ़ाकर 12 कर दिया गया था। अगली विशेषता है भारत सचिव के कार्यों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण। इस अधिनियम के द्वारा जो भारत का जो सचिव था उसके जो कार्य थे उस पर सीधा किसका नियंत्रण हो गया? ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया। ठीक है। इसी अधिनियम के द्वारा नरेश मंडल का भी गठन किया गया। जो नरेश मंडल है जिसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 में हुई थी दिल्ली में। तो इसी अधिनियम के माध्यम से नरेश मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 में दिल्ली में हुई। ठीक है। इसमें 121 रियासतों ने भाग लिया था इस मंडल में, या इस सभा में 121 राज्यों ने, देशी राज्यों की बात हो रही है, राज्यों ने भाग लिया। इस सभा का जो प्रथम चांसलर था, प्रथम चांसलर वो बीकानेर के गंगा सिंह थे। प्रथम चांसलर बीकानेर के गंगा सिंह थे। और नरेश मंडल की स्थापना 8 फरवरी 1921 में हुई थी। 1919 के अधिनियम के माध्यम से ये जो नरेश मंडल था ये भारतीय देशी राज्यों की जो समस्याएं थी उनको ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए इस नरेश मंडल का गठन किया गया था 8 फरवरी 1921 को। ठीक है। और इसमें कितने देशी राज्यों ने भाग लिया था? 121 देशी राज्यों ने भाग लिया था। और इसका जो प्रथम चांसलर था वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे। ठीक है। अगला है, पहले जो भारत का जो सचिव था वो भारत के लिए एक एजेंट के व्यवसायिक एजेंट के रूप में भी काम करता था। तो उसके स्थान पर लंदन में व्यवसायिक अधिकारी के रूप में या भारी सामानों की खरीद फरोख्त के लिए हाई कमीशन की स्थापना की गई। इसी अधिनियम के द्वारा लंदन में हाई कमीशन
स्थापना की गई। ठीक है। और इसके लिए पहला जो कमिश्नर चुना गया वह 1920 में प्रथम कमिश्नर की नियुक्ति की गई जो कि एक अंग्रेज था। यानी कि लंदन में हाई कमिश्नर की स्थापना क्यों की गई? तो भारत के लिए जो भारी सामान है उनकी खरीद और फरोख्त के लिए लंदन में हाई कमीशन की स्थापना की गई थी और 1920 में की गई थी। और प्रथम जो इसका कमिश्नर था वो एक अंग्रेज अधिकारी था। और इसके बाद में 1920 के बाद में जितने भी कमिश्नर बने वो सब भारतीय रहे। तो ये 1919 के अधिनियम की विशेषताएं हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये विशेषताएं बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आप इन वीडियो से अगर आपको 1919 के अधिनियम को समझने में अगर आसानी हुई है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ मतलब हमें वीडियो अच्छी लग रही है, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।